ठीक है। अब राजस्थान में क्या है कि देखो, जो राजस्थान की जीके है और आपका सीईटी का बैच है, मुझको ये बताया गया है कि 12th सीईटी का बैच है ये। 12th सीईटी में देखो, मैंने पहले भी पढ़ाया है 1 साल पहले से। तो मैंने उस समय आपको शायद हिस्ट्री पढ़ाई थी, आपको याद होगा। हाँ, हिस्ट्री पढ़ाई थी। तो मैंने उस समय आपको बताया था कि जो राजस्थान जो जीके है इसके 4। आवाज आ रही है क्या? कम आ रही है? सही है, जो भी है चलो देखो इसमें क्या है कि जो 4 पोर्शन होते हैं, वो 4 या 5 पोर्शन होते हैं। एक तो होता है अपन का इतिहास का, राजस्थान जीके में। जो हिस्ट्री वाले टीचर आए हैं क्या अभी? अरे नहीं, मैं मुझको तो अभी क्या हिस्ट्री वाले टीचर पढ़ा के गए हैं शायद, कल कल परसों। कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे थे वो? अच्छा, तो देखो आपके इसमें क्या है, 4। एक तो पोर्शन रहता है आपका इतिहास का। मैं राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं। एक होता है कला एवं संस्कृति। एक होता है भूगोल। चौथा होता है अर्थव्यवस्था। और पांचवा होता है राज व्यवस्था, जिसको पॉलिटी कहते हैं। इन पांचों का समावेश पे फिर बनती है क्या अपन की राजस्थान जीके पूरी कंप्लीट। और अपन जो राजस्थान जीके है इसमें अभी आपके कौन कौन से पोर्शन हो गए? नहीं, होने का मतलब ये है कि टीचर कौन कौन से आ गए? इतिहास वाले आ गए? अच्छा नहीं लगा। मैं तो आपको देखो इसमें कला और संस्कृति पढ़ाऊंगा। और वैसे अलग अलग टीचर की अलग अलग टीचर के हिसाब से अलग अलग टीचर को बुलाया जा रहा है। इसमें क्या है कि मुझको तो कला एवं संस्कृति के बारे में बताया गया, मैं पढ़ाता ही इतिहास और कला संस्कृति हूँ। उसके अलावा मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ। अब एक मेरा कंप्यूटर है, इसके अलावा मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको भूगोल, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी, इनके लिए अलग अलग टीचर आएंगे। नहीं, वो पिछली साल जो सर ने पढ़ाया वही पढ़ाएंगे शायद, हिस्ट्री वगैरह आपको। पिछली साल किसने पढ़ाया? हाँ, हिस्ट्री की तो है वो टीचर। तो मैं आपको इसमें कला एवं संस्कृति पढ़ाता हूं। ठीक है। अब कला और संस्कृति से आप समझ रहे होंगे क्या है, आर्ट एंड कल्चर। कल्चर आपको पता है क्या होती है? एक तो अपन की जातियों की, धर्म की, सबकी अलग अलग कल्चर है। अब कल्चर में क्या है कि अपन को, और एक तो होती है भारत की, और विविधताओं से भरी हुई है अपन की संस्कृति। किससे भरी हुई है? विविधताओं से। जैसे एक नदी जा रही है, अब इसमें क्या राजस्थान की संस्कृति का मिलावट है, इसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऐसे सभी जो प्रांत अपन के जो स्टेट हैं, उनको क्या है कि राजस्थान की जो संस्कृति है उसमें मिला दिया गया है। और एक प्रकार से अपन की ऐसी जो संस्कृति बन गई है वो विविधताओं से भर गई है। किससे भर गई है? विविधताओं से। और अपन को इसमें किसकी पढ़नी है? राजस्थान की। सीईटी का जो सिलेबस है कला और संस्कृति का, उसमें आपके टॉपिक लिखे हुए हैं कि आपके पास सिलेबस है? नहीं है। तो मैं आपको कला और संस्कृति की जो आज पीपीटी आप बनी नहीं है, मैं उसमें लिखा दूंगा कि कौन कौन से आप, मैं इसमें से जो पोर्शन है वो पढ़ाऊंगा। आरएस का है, मेरी बात सुनो एक बार। आरएस का जो सिलेबस होता है वो डिस्क्रिप्टिव में, मतलब विस्तार पूर्वक है। सीईटी में क्या है, कुछ ही टॉपिक दिए हुए हैं। अब सीईटी का सिलेबस में क्या है कि जैसे आपकी 12th प्लस सीईटी है, उसका पेपर होगा कब? अक्टूबर महीने में। कब होगा? अक्टूबर महीने में, 12th वाली का। और ग्रेजुएशन का क्या है? 27 और 28 अभी जो सितंबर है इसमें है। अब होगा क्या कि जैसे आपको मैं सीईटी का पढ़ा दूंगा, तो सीईटी में आप कुछ क्वेश्चन तो करके आओगे कि नहीं करके आओगे? और सेम पोर्शन है। आरएस कोई अलग चीज नहीं है। आरएस का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई स्पेशल है, कोई हाथी घोड़े आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। सेम सिलेबस है। जैसे राजस्थान के लोक देवता, तो लोक देवता किसमें? आरएस में भी है, 12th सीईटी में है, और ग्रेजुएशन सीईटी, तीनों में क्या है? सेम है। बस फर्क कितना होता है, कुछ टॉपिक ज्यादा हो जाते हैं, कुछ में कम कर दिए जाते हैं। और ये बोर्ड डिसाइड करता है। आरपीएससी लेती है आरएस की एग्जाम, और आरएसएस भी बोर्ड लेती है सीईटी की एग्जाम। और सीईटी में कौन कौन सी है आपकी? ग्रेजुएशन और 12th वाली। ठीक है। अभी आपको क्या है कि जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल आरएस जैसे ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें आरएस नहीं है, आरएस से कुछ अलग हटके पढ़ाया जा रहा है, नहीं, वो सेम है। आरएस में भी वही चलेंगे, वही 12th में चलेंगे, और वही ग्रेजुएशन सीईटी में चलेंगे। तीनों में सेम टॉपिक है।
अलग नहीं है। फाउंडेशन का मतलब यह है कि आपको धीरे 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 करके और ऊंचाई तक पहुंचाया जाएगा। अब जैसे मैंने आपको ये 5 वो चीजें बताई थी कि इसमें 5 विषय बार में बांट दिया गया राजस्थान जीके को, तो उसमें मेरा सिर्फ एक पोर्शन है कला एवं संस्कृति वाला, उस कला एवं संस्कृति को ही मैं पढ़ाऊंगा। अब उसमें भी टॉपिकों का क्या डिवाइडेशन है, आप कल की तारीख में आपको पेपर देने जाएंगे आरएसएसबी में, और वहां आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप क्या कहोगे, रिट लगाओगे कि नहीं लगाओगे हाई कोर्ट में कि सर हमको तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। बस वही फर्क है। ये क्या करते हैं, बोर्ड होता है जो अपना क्या है सिलेबस निर्धारित करता है कि भाई इस सिलेबस में से अपन को इतने टॉपिक आएंगे, और हर एग्जाम के लिए अलग अलग। जैसे पटवारी की निकलेगी, अब सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा कोई, तो उसमें से फिर क्या पटवारी इन सबकी वैकेंसी अलग अलग है। सीईटी में जो ग्रेजुएशन सीईटी है आपको पता होगा उसमें कौन कौन सी पोस्ट है। एक तो है अपन की हॉस्टल वार्डन, एक है अपन की बीडीओ जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, मतलब कौन सी होती है, पहले उसको कहते थे ग्राम सेवक कहते थे। वो किससे बनेंगे, ग्रेजुएशन सीईटी से। सीईटी में भी ये निर्धारित कर दिया गया है 40% नंबर लाओ। अब किसी ने फॉर्म भर रखा है, ये बताओ किस किसने भर रखा है, किसका भर रखा है, कौन सी सीईटी, 12th वाली। अभी तो आपका पेपर नहीं है, अब उसमें क्या कर दिया गया है 40% और 35%। अगर कोई SC ST का है तो उनके लिए 35% और जो जनरल है, ओबीसी है, EWS है, उनके लिए कितना कर दिया गया है 40%। 40% नंबर लाओ और आप क्वालिफाई हो। उसके बाद में जो भी एग्जाम निकलेगी बोर्ड अपनी विज्ञप्ति निकालेगा, विज्ञप्ति के अनुसार आप फॉर्म भरोगे और उसमें वही बैठेंगे जो इसमें 40% पास हुए हैं, अदर नहीं बैठेगा। पहले क्या होता था कि एक स्पेशल विज्ञप्ति निकलती थी, जैसे पटवारी की निकल गई, तो उसमें 13 14 15 लाख भर दिया करते थे फॉर्म, और उससे क्या हो जाता था कि ऐसा लगता था कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब होगा क्या, अभी इसमें आए हैं अपन के जो फॉर्म आए हैं, जो ग्रेजुएशन सीईटी है वो तो क्लोजिंग हो गई है डेट। अब उसमें से 40% पास करेंगे तो तकरीबन 2 या 2.5 लाख पास हो जाएंगे कैंडिडेट, और इनसे ही फिर बाकी की एग्जाम ऑर्गेनाइज बोर्ड करवा लेगा। ये सिस्टम रहता है। अब ये नया चेंज कर दिया गया है, और फिर इसमें भी ये कर दिया गया है कि जो सीईटी की सीमा है वो 3 साल के लिए वैलिड कर दी गई है। एक बार आपने पास कर दिया, 3 साल के लिए आप वैलिड हो। 3 साल के लिए क्या हो, आप वैलिड हो। ये होता है सीईटी में। आरएस में क्या है, आरएस की जब भी वैकेंसी निकलती है कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है आरएस का, कभी भी निकल सकती है, निकलेगी 800-900 पद निकलेगी। उसमें क्या होता है, प्रिपरेशन आपकी पहले से होनी चाहिए कंप्लीट। आरएस का अलग सिस्टम होता है, सीईटी का ये होता है, कोर्स कोई चेंज नहीं होता है, वही लोक देवता वहीं पढ़ोगे, वही वहां पढ़ोगे। बस फर्क इतना है, जब आरएस का डिस्क्रिप्टिव पेपर लगता है सेकंड पेपर, उसमें अपन को लिखना पड़ता है, उसमें अपन को ये नहीं आता है ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ रहे होगे, ए वे से दे, ये आते हैं ना, तो उसमें से अपन को मार्क करना पड़ता है। ऐसा पेपर नहीं आता है सेकंड पेपर आरएस का, वो डिस्क्रिप्टिव आता है, उसमें लिखना पड़ता है, और लिखने के बाद में ही आप उसमें पास होगा, क्वालिफाई होंगे। इसके बाद में अभी आपको समझ में आ गया, मैं कला संस्कृति पढ़ाना चालू करूं। देखो कला संस्कृति में क्या है कि टॉपिक है, पीपीटी आज बनी नहीं है, पीपीटी अगर तैयार हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। पीपीटी में क्या है कि आपको टॉपिक बाकायदा मिल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक अपन को इसमें सीईटी में पढ़ने हैं, ठीक है। और आरएस में बाकायदा, आरएस का ये नहीं है कि आरएस से हटके पढ़ रही है कोई चीज। अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा आज आपको मेले और त्योहार, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि मेले त्योहार उसमें नहीं आएंगे आरएस में कोई ये समझ के बैठ जाए कि मेले त्योहार तो नहीं आएंगे आरएस वाले में पढ़ेंगे, नहीं, मेले त्योहार भी उसमें। और सेम ये तो अपन की क्या धारणा बन गई कि आरएस, ऐसा कुछ नहीं है। आरएस में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर के कारण लोग रह जाते हैं, उनके नंबर नहीं आ पाते हैं कि आपको लिखना कैसे है। और सीईटी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप आरएस का पेपर उठा के देख लीजिए, सीईटी का देख लीजिए, सेम पेपर है। कैसा पेपर है, सेम। और जो भी अगर मैंने पढ़ाया हुआ है उससे बाहर आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। मेले एवं त्योहार कला संस्कृति में अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब मेले तो देखो, मेले में क्या है कि जैसे इंपॉर्टेंट जो मेले हैं, मैं बीच बीच में आपको लिखाता चलूंगा, क्योंकि राजस्थान का जो सिलेबस है अगर मैं आपको पढ़ाने बैठूं तो तकरीबन 2 साल में भी खत्म नहीं हो। क्योंकि कर्नल जो जेम्स टोंड था उसने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं कि उनको पढ़ने बैठे तो अपन का सिलेबस ही नहीं हो सकता।
सही बता रहा हूं मैं। अपन को चीजें क्या पढ़नी है, एग्जाम ओरिएंटेड, बस एग्जाम में अपन क्वालिफाई हो जाए। अपन का उद्देश्य क्या है, एग्जाम क्रैक हो जाए। अपन को इससे मतलब नहीं है कि इसमें पीएचडी करनी है कोई, कि साहब इसमें पीएचडी करनी है। पीएचडी करनी है तो इसके लिए अलग से आप आगे से कोर्स करिए, जैसे आप बीए करके एमए करके फिर आप इसमें पीएचडी कर लीजिए। इसमें अपन को एग्जाम ओरिएंटेड करना है। एग्जाम ओरिएंटेड में अपन के क्वेश्चन क्रैक हो जाए बस, और अपन को नौकरी मिल जाए, और सबका उद्देश्य यही है। क्योंकि आप स्पेशल हो, अलग हटके पढ़ रहे हो, वो है जो वैसी भी पढ़ रहे हैं बीए वगैरह, आप क्या कर रहे हो, अभी से तैयारी कर रहे हो। सबका उद्देश्य मुझको पता है क्या है, नौकरी लेना। क्या लेना, गवर्नमेंट नौकरी लेना, सिक्योर नौकरी। तो मेले और त्योहारों में पढ़ाता जाऊंगा, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलती जाएंगी त्योहारों में। और जो मैं पढ़ाऊं उसको एक बार घर पे जाके रिवीजन करना है आपको उसी दिन। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये मत समझना कि वो चीजें रट जाएंगी आपको। आपके पास में कितनी चीज आएंगी, 5 सब्जेक्ट मान लो एक प्रकार से राजस्थान जीके में। एक सब्जेक्ट नहीं है कि आपने सिर्फ कला संस्कृति पढ़ ली हो गया काम, नहीं। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सबका अलग अलग वेटेज है। और आरएस का जो अगर कोई कैंडिडेट है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसको तो बिल्कुल हर चीज गहनता से पढ़नी है, कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब मेले और त्योहारों में अपन त्योहारों से स्टार्ट कर देते हैं। बीच बीच में जो भी त्योहार आएंगे अपन के और मेले आएंगे, उनकी क्या आती है, तिथियां आती है। कि ये जैसे कृष्ण जन्माष्टमी गई हुई है अभी, अब कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है बताइए, कोई बता सकता है, बताओ। कुछ तो पढ़ाई होगा पहले कि नहीं पढ़ा बिल्कुल, किसको को बोलो बोलो। क्या, भाद्रपद, भाद्रपद अष्टमी तो 2 आती है, कृष्ण पक्ष में भी होती है, शुक्ल पक्ष में भी होती है। कृष्ण पक्ष में। तो अपन के क्वेश्चन कैसे आएंगे कि त्योहार, अब त्योहारों में अपन के ये तो चलेगा नहीं कैलेंडर वर्ष, कौन सा, ईसवी सन वाला। कौन सा, ईसवी सन। कभी देखा है क्या आपने कि कृष्ण जन्माष्टमी है वो फिक्स डेट को आ रही है, नहीं आती है ना। वो किसके अनुसार आती है, अपन के जो हिंदी महीने के अनुसार। किसके महीने के अनुसार, तो सबसे पहला अपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई कि जो हिंदुओं के जो त्योहार हैं वो किसके अनुसार बनाए जाते हैं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। किसके अनुसार, और जो अपन ये ईसवी सन पढ़ते हैं ये कौन सा कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर। अब हिंदी कैलेंडर में अपन के घर पे होंगी अपन की मम्मी वगैरह, उनको नहीं पता जनवरी वगैरह, वो क्या समझती है, चैत्र बैसाख, वो ऐसे समझती होंगी। तिथियों को ऐसे कहती होंगी कि द्वितीया तृतीया, आज चौथ, 5, छठ, ऐसे बोलते हैं अपन के यहाँ पे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हिंदी के त्योहार, अपन के जो त्योहार आते हैं हिंदुओं के, वो किसके अनुसार आते हैं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार। और हिंदी कैलेंडर कोई बता सकता है कौन सा है भाई। अंग्रेजी कैलेंडर तो सबको पता है कि जनवरी का महीना है, फरवरी ये सब है, और हर साल आता है। 1 तारीख को अपन नववर्ष बना लेते हैं, 31 को 31st डे बना के और छोड़ देते हैं, विदा कर देते हैं। अब हिंदियों को पता कोई है कि जानता है कि कुछ, आपने सुना होगा विक्रमी संवत, सुना है किसी ने। तो विक्रम संवत है वो अपन का हिंदी कैलेंडर है। कौन सा है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदुओं के त्योहार हैं वो किस कैलेंडर के अनुसार बनाए जाते हैं, विक्रम संवती कैलेंडर के अनुसार। ये कौन सा कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर। तो सबसे पहले अपन मेले और त्योहार पढ़ने से पहले अपन इनको पढ़ लेते हैं कि विक्रम संवत क्या होता है, ईसवी सन क्या होता है, शक संवत क्या होता है, और राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे चलता है, कोई बताएगा क्वेश्चन। अपन का जो भारत सरकार है वो एक पंचांग निकालती है, वो किस संवत के अनुसार चलता है, नहीं पता। क्योंकि अपन तो हिंदी पढ़ते हैं ना, इंग्लिश वाले हो गए कि ये मेरी गाड़ी, ये मैं हूं, ये मेरी गाड़ी है और हम पार्टी कर रहे हैं, वो आता है एक डायलॉग। अपन तो वो संस्कृति में जी रहे हैं। एक्चुअल में जो अपन की संस्कृति है वो हिंदी संस्कृति है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कला और संस्कृति। कलाओं में अपन वास्तुकला, चित्रकला, हस्तकला, ये सब पढ़ेंगे। तो संस्कृति में अपन की आ जाती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विक्रमी संवत। कौन सा संवत, विक्रम संवत में भी वही 12 महीने होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ, आते हैं ना सबको, मैं लिख दूं यहां पे एक बार।
देखो विक्रम संवत में भी अपन के क्या होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अभी लिखना नहीं है, कहाँ जाना है लिख के कोई भगना है, कोई गाड़ी छूट रही है क्या? मैं सबको लिखाऊंगा बाकायदा। ऐसी कुछ ऐसा अपन को अभी समझना है, क्योंकि अपन क्या है अभी जीरो है। क्या है? जीरो। अपन को जो भी डाला जाएगा अपन की चिप में वो अपन को याद हो जाएगा। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये सबको लिखाऊंगा, 12 महीने हैं, ऐसे भाग के नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझको यहाँ पढ़ाना है, इसलिए कह रहा हूं। अपन का जो विक्रम संवत है, ये संवत में जो अपन के जनवरी फरवरी ये तो होते हैं अपन के ईसवी सन, अंग्रेजी कैलेंडर। विक्रम संवत है वो हिंदी कैलेंडर है, जो अपन का एक प्रकार से ऐसा मानो कि दादी जो अपन के बूढ़े बुजुर्ग हैं वो उन वाला कैलेंडर कौन सा है? विक्रमी संवत, हिंदी कैलेंडर। उसमें भी कितने महीने होते हैं? 12। मेरे साथ बोलोगे? फाल्गुन। और त्योहार अपन के किसके अनुसार मनाए जाते हैं? विक्रमी संवत के अनुसार। कौन के त्योहार? हिंदुओं वाले, क्योंकि सबके त्योहार पढ़ाने हैं अभी अपन को। अभी आप कह दोगे मुसलमानों के त्योहार, तो मुसलमानों के त्योहार विक्रम संवत से नहीं आते हैं। उनके कौन सा कैलेंडर चलता है? हिजरी संवत। कौन सा चलता है? तो इसलिए मैं संवत पहले पढ़ा देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी मैं क्या आते ही मेले त्योहार या इसको बनाया जाता है और आपका बेसिक ही नहीं है, और बेसिक जब तक क्लियर नहीं है आपको पता ही नहीं चलेगा कि त्योहार किससे बन रहे हैं। तो ये अपन को जरूरी है, अपन को बेसिक से उठना है हर चीज में। एक तो अपन को विक्रमी संवत के अपन ने महीने देख लिए, 12 होते हैं, और 12 ही अपन के ईसवी सन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है। इसका पहला महीना कौन सा होता है? जैसे नववर्ष कहते हैं जिसको, भाई अपन के तो 1 तारीख को ही अपन का नववर्ष बना लेते हैं, 1 जनवरी को। इसमें कब बनाते हैं? कार्तिक, आषाढ़, पौष, चैत्र। क्योंकि अपन ने अपनी संस्कृति को विलुप्त कर दिया है, और अपन ने बिल्कुल ही अपन की कौन सी संस्कृति अपना ली है? अंग्रेजों वाली। इसलिए अपन को ये नहीं पता है, इसलिए सरकार ये चाहती है कि पहले इस संस्कृति को देखें, फिर सरकारी नौकरी में आए। क्योंकि सरकारी नौकरी में आने से क्या है, आपको पता तो चलेगा। त्योहार तो अपन मना रहे हैं, छुट्टी चाहिए बस त्योहार की अपन को, कि जन्माष्टमी की छुट्टी है, अपन को कोई मतलब नहीं है किसी की छुट्टी आ जा, लेकिन ये नहीं है कि उसमें संवत कौन सा चल रहा है, कौन सा क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये संस्कृति है, और संस्कृति की नॉलेज कराना ही सरकार का वो है। ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती सरकार लेना नहीं चाहती है, सरकार लेना चाहती है, लेकिन वो कुछ देखना चाहती है कि इन पर कुछ आता है कि नहीं आता है। अब राजस्थान के हो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, यूपी में जाओगे यूपी की संस्कृति पूछी जाएगी, उड़ीसा में उड़ीसा की पूछी जाएगी, सब जगह अलग अलग संस्कृति है। ठीक है। अब विक्रमी संवत है, तो मैं बता रहा हूं इसमें जो नववर्ष आता है वो कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। विक्रम संवत में नववर्ष कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। दूसरा ये है, जो विक्रम संवत है अपन का, वो 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व। अब कोई ये बताएगा कि अब कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है? भाई अब अगर मैं पूछूं, अब 2024 चल रहा है सन, ईसवी सन, तो विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है? आपको कुछ नहीं करना है, अपन को किसी भी साल का पूछे, जैसे 2024 का ही निकालते हैं। हाँ वेरी गुड।
तो इसमें क्या करना है अपन को 57 वर्ष ऐड कर देने। क्यों कर देने? ईसवी सन था वो 0 से चालू था और आज अपन कहां पे आ गए, और ये कब चालू हुआ? 57 ईसा पूर्व, यानी पहले। अब पहले कहा तो यहां से समारेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को? 57 जोड़ना पड़ेगा। अगर इसमें से अपन 57 जोड़े तो कितना आ जाएगा? तो विक्रमी संवत निकालना सीख गए आप कि आपको क्या करना है? 57 वर्ष ऐड कर देने। और अब अगर अपन से पूछे कि विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है, तो जिस भी साल का पूछे उस साल में अपन को क्या करना है? 57 वर्ष ऐड कर देने हैं। क्यों कर देने हैं? क्योंकि सर अपन ये बताएंगे उनको कि अपन का जो विक्रमी संवत है वो कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। किसने प्रारंभ किया? अब विक्रमा है, विक्रम से है तो विक्रमादित्य। अब ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि कौन सा विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य तो कई साले हुए हैं, जैसे विक्रम बेताल, कई सारे। तो ये अपन को बस याद रखना है कि जो विक्रम संवत है कोई राजा हुए थे विक्रमादित्य, और उन्हीं ने क्या किया? ये प्रारंभ किया है। कौन सा? विक्रम संवत। इसका नववर्ष महीना कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम। इतनी जानकारी समझ में आई? कोई कुछ किसी को सस्पेंस? चलो नेक्स्ट। लिखना नहीं है अभी। अभी क्या है, मैं अगर आप इनको लिखा दूंगा, अगर लिखना चाहते हो तो एक बार लिख लो फिर, जिससे आपको क्लियर हो जाए। वैसे इसमें कुछ ज्यादा लिखने वाली चीज नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अपन को समझना है, समझने के बाद मैं आपको एक साथ लिखा दूंगा। पहले अपन को ये देखना है कि अपन इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि चल रहा है, कुछ पता नहीं कौन पढ़ा के जा रहे हैं, क्या है, अपन को समझना है, देखना है। इसमें एकदम इसको जिस कहते हैं ना कि किसी चीज को एकदम बारीकी से देखना है, उसको रस लेना है उसका। ऐसे नहीं कि देखा बस समझ में आए नहीं आए, बस कोर्स से मतलब है। कोर्स से मतलब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी अपन को विक्रम संवत के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी लेनी है। ये जो विक्रम संवत है ये किस पे आधारित है? अपन का चंद्रमा पे आधारित है। किस पे आधारित है? क्योंकि देखो पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। और जो ईसवी सन है वो किस पे आधारित है? वो सूर्य पे आधारित है। किस पे आधारित है? सूर्य पे आधारित है। अभी जो ये चंद्रमा पे आधारित है, मैं इसका कारण बताऊंगा फिर आपको पता चलेगा। चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कब करता है? चंद्रमा है जो पृथ्वी की परिक्रमा है वो कितने दिन में करता है? कोई आइडिया है? नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है, अपन का जो हिंदी के जो त्योहार हैं उनका कॉन्सेप्ट आया है विक्रम संवत से। और विक्रम संवत किस पे आधारित है? चंद्रमा पे। और चंद्रमा है 29.5 दिन में, कितने दिन में परिक्रमा कर लेता है? इधर देखो एक बार। अब 29.5 दिन में ये क्या कर लेता है? परिक्रमा कर लेता है। अब इसमें होगा क्या कि अपन के दो पक्ष आएंगे भाई। एक्चुअल में क्या है कि चंद्रमा का जो वो है अपना एक प्रकार से उसका व्यवस्था है, वो कैसी है? कभी तो जाएगा नीचे और कभी जाएगा ऊपर, यानी घटना और बढ़ना। कभी आपने देखा होगा अमावस्या आ रही है, उस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, काली रात है जिसको कहते हैं। और किसी दिन आ रहा है पूर्णिमा, उस दिन चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ? चंद्रमा का घटना और बढ़ना। और चंद्रमा का घटना और बढ़ने का अपन को कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसी से समझेंगे कि जो 29.5 दिन है जिसको अपन एग्रीगेट 30 ले लेते हैं भाई, 30 ले लेते हैं, जिसमें से पहले 15 दिन और दूसरे वाले 15 दिन। पहले 15 दिन को क्या कहते हैं अपन? कृष्ण पक्ष। भाई 15 दिन को तो जानते हो आप, पखवाड़ा कहते हो, ये तो जानते होंगे। 15 दिन को क्या कहते हैं अपन? पखवाड़ा। पहले 15 दिन को क्या कहते हैं और दूसरे 15 दिन को? ठीक है। पहले 15 दिन क्या होगा? चंद्रमा घटेगा। क्या होगा? ये क्या हो गया?
तो क्या ये वाला, ये तो ये चलो दूसरी पे देख लेते हैं अपन। ये जो 15 दिन है, इसको अपन ने क्या बोला, कृष्ण पक्ष, और दूसरे वाले को क्या बोला, इस कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्या होता है, घटता है, क्या होता है, और इसमें क्या होता है, बढ़ता है। इस कृष्ण पक्ष में क्या होगा कि एक से चलेंगे अपन, और अंतिम जो 15वें दिन है वो क्या आएगा उस दिन, बताओ। मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष में घटता है, मावस, वेरी गुड, क्या हो गई, अमावस्या। और बढ़ने वाले में क्या आएगा, पूर्णिमा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर अपन का। अपन याद करेंगे कि विक्रमी संवत किस पे आधारित है, मेरे साथ बोलोगे, किस पे आधारित है, चंद्रमा पे आधारित। किस पे आधारित है, चंद्रमा की दो गतियां होती है, घटना और, घटने वाले टाइम को क्या कहते हैं अपन, और बढ़ने वाले को, कृष्ण पक्ष के अंत में क्या आता है, शुक्ल पक्ष के अंत में क्या आता है, पूर्णिमा। ये याद हो गए सबको। नेक्स्ट एक अपन देखेंगे कि होता क्या है कि जैसे अपन का एक तो चलता है ईसवी सन, और एक अपन का चलता है विक्रमी। दोनों क्या टेलर में आते हैं, किस में आते हैं, टेलर का मतलब समानांतर, किस में आते हैं, समानांतर। समानांतर कभी हुआ है कि जैसे अपन को पता है कि दीपावली आती है अपन की अक्टूबर महीने में आती है, या फिर नवंबर लास्ट एक दो, मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाती है कम से कम, ठीक है। कभी हुआ है कि जो दीपावली है वो अगस्त में चली गई हो, जून में चली गई हो, नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, इसका कंसेप्ट सुनिए कि जो विक्रमी संवत है वो हर इसमें 3 साल में क्या होता है, एक अधिमास होता है। क्या होता है, अधिमास। इस लाइन को अपन को याद रखना है। आज क्या पीपीटी नहीं है ना, पीपीटी होती तो मैं सीधा आपको बता देता हूं, उसमें लिखी हुई है जो कितनी लाइन, मुझको बस समझाना पड़ता है। उसमें क्या मुझको आसानी हो जाती है, और आपको क्या लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो कितने इसमें लिख जाते हैं। तो 3 साल बाद क्या होता है, हर 3 साल में एक अधिमास होता है। अब कहोगे सर ये अधिमास क्या है, कभी आपने देखोगे मम्मी और अपनी की जो दादी है उनसे कहते हुए सुना होगा, अब की बार 2 जेठ आ गए, 2 सावन आ गए, सुना है कि नहीं सुना है, 2 आश्विन आ गए। भाई सोचो, अभी घर पे जाओ एक बार और देख सुनो एक बार, कभी सुना है कि उनके मुंह से कि 2 जेठ चल रहे हैं। क्यों होता है वो, क्यों होता है, इस अधिमास के कॉन्सेप्ट पे। किस पे होता है, अधिमास। ईसवी सन में क्या होता है, अधिमास होता है, मतलब लीप ईयर को क्या कहते हैं, अधिमास कहते हैं। उसमें क्या होता है, 29 दिन की फरवरी होती है। फरवरी कितने दिन की होती है, समझ में आ रहा है कुछ मैं समझा रहा हूं कि जो ईसवी सन होता है उसमें अगर अधिवर्ष होता है वो हर 4 साल में होता है। कितने साल में, 4 साल बाद। 4 साल में क्या होता है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो क्या हो जाती है, 29 दिन की फरवरी। कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की। इसमें क्या होता है, हर 3 साल में क्या होता है, एक अधिमास। अब सर ये अधिमास होता है, अपन को इसमें 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। किसमें, विक्रमी संवत में, जिससे क्या हो जाता है, ये बैलेंस हो जाते हैं। कौन से, अब कहोगे सर ये बैलेंस तो वैसे ही है। भाई बैलेंस तो वैसे ही है, इसमें अनबैलेंस क्या हो रहा है, सुनिए। जो ईसवी सन है उसमें 1 साल में कितने दिन होते हैं, 324, 354। ईसवी सन में 365 सही 1/3
4 दिन। ठीक है, मैं 365 ले लेता हूं। अपन का विक्रमी संवत मैंने अभी बताया था किस पे आधारित है, चंद्रमा पे। चंद्रमा कितने दिन में घूम रहा है, 29.5 में। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दिन बनेंगे अपन के, 354 या 55 दिन। ठीक है, अब कितने दिन कम रह गए, 10 दिन। ये कॉन्सेप्ट है, बराबर नहीं है अपन के। ईसवी कैलेंडर और जो विक्रमी कैलेंडर है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो विक्रमी ईसवी सन है वो तो 365 दिन का होता है, और जो विक्रमी कैलेंडर है वो कितने दिन का होता है, 355 दिन का। तो दोनों के बीच में तो 10 दिन का गैप आ गया भाई, 10 दिन का अंतर आ गया। एक साल में 10 दिन का है तो 3 साल में 30 दिन, और 30 दिन का क्या बन जाएगा, एक महीना। तो हर 3 साल में एक अधिमास होता है विक्रमी संवत में। समझ में आई बात, मैंने समझाया है, वहां से कोई नहीं पूछेगा सीईटी में। पर अपन को अगर कोई पूछ ले कि भाई इसमें अधिमास क्यों आता है, विक्रमी संवत में एक अधिमास 3 साल में ही क्यों आता है, तो आप उसको समझा सकते हो कि ये चंद्रमा पे आधारित है। चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है 29.5 दिन में करता है। अगर 29.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 354 दिन आएंगे, और अपन का ईसवी सन कितने दिन का होता है, 365 दिन का। तो कितने का डिफरेंस हुआ, 10 दिन का। एक साल में 10 दिन का, तो 3 साल में उस 30 दिन को मिला के एक अधिमास बन जाता है। ठीक है, लिखना चाहेंगे, नहीं लिखे, अरे लिखना तो पड़ेगा कि अभी ऐसा सुपर कंप्यूटर बन गया दिमाग, कुछ तो लिखो, डालो इसमें। नहीं लिखे, किसने लिख लिए, अरे तो कईयों ने तो नहीं लिखे, तो बिल्कुल ये तो बैठे हुए हैं। अपन डालेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ऊपर हेडिंग लगाएंगे, और उसमें नंबर 1 पॉइंट डालेंगे राजस्थान के मेले एवं त्योहार। डाल लिया। उस मेले और त्योहार के बाद में लिखेंगे अपन विक्रम संवत। मैं लिखा रहा हूं जैसे लिखना है, रामायण नहीं लिखनी है। एक साथ रामायण लिख ली, उसमें पता ही नहीं चलता है। पॉइंट टू पॉइंट लिखो एक बार, जिससे क्या आपको याद रहे, अच्छा अपन को समझ में भी आए। पहला पॉइंट डालेंगे विक्रम संवत लिख के, पहला पॉइंट डाल लिया। लिखो इसमें, यह संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। दूसरा पॉइंट डालो, विक्रम संवत के महीने, इन महीनों को उतारो, शुद्ध पढ़ो एकदम, जिससे समझ में आए। ये नहीं रामायण लिख ली एकदम, और रामायण का क्या पता नहीं चलता उसमें क्या लिख दिया है, मन भी नहीं करता पढ़ने का। महीने लिखो, चैत्र से लेके फाल्गुन तक। लिख लिया। ये दो तो पढ़े हुए मैं मुझसे, और कोई तो है ही नहीं इसमें पढ़ने वाला मेरे साथ है। अच्छा, तो आपकी तो 3rd ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अच्छा, एमए है, उतार लो। अब आपसे कोई कहे कि कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो अपन को ईसवी सन दे दे, तो अपन क्या करना है, उसमें 57 वर्ष जोड़ लेना है। ये लिखाऊंगा नहीं मैं, ये आपको दिमाग में रखना है। किस में रखना है, दिमाग में। लिख लिए क्या। तीसरा पॉइंट डालो, विक्रम संवत में नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम को
चैत्र शुक्ल एकम को बनाया जाता है। फिर लिखो कौन सा पॉइंट हो गया, तीसरा। चौथा डालो, विक्रम संवत चंद्रमा पे आधारित, चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर है। इसमें इसमें हर हर 3 साल में, हर 3 साल में एक अधिमास होता है। अब मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं कैसे होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। 29.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 354 आ जाएंगे। उधर 365 है, 10 दिन का गैप आता है एक साल में, तो अपन क्या कर देते हैं 3 साल में एक महीना बन जाता है। ठीक है, आगे लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, विक्रम संवत में विक्रम संवत चंद्रमा पे आधारित होने के कारण इसमें 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। पखवाड़े होते हैं 15 दिन के। पहले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष, व दूसरे पखवाड़े को शुक्ल पक्ष। ठीक है, अब अमावस्या आपको पता ही होगा कि कृष्ण पक्ष के बाद में क्या आएगी, अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के बाद में क्या आएगी। अब आगे से कभी अपन को कोई घर का पूछ ले कि भाई पूर्णिमा कब आने वाली है, किस पक्ष में आएगी, तो आप क्या आंसर दोगे, जोरों से बोलो। अगर घर का कोई आदमी पूछ ले कि पूर्णिमा कब आने वाली है, तो जल्दी बताओ। शुक्ल पक्ष में, किस में आएगी, और अमावस्या किस में आएगी। ऐसा आपको कोई कहीं नहीं पढ़ाएगा, किसी भी कोचिंग में चले जाना, कारण उनको ये पता है कि ये आप पे आता है और फिर वो वहां से चलते हैं। और एक्चुअल में अपन पे क्या, ये बेसिक ही नहीं आता है और अपन इन्हीं में रह जाते हैं घूमते हुए। ठीक है, अब अपन डालेंगे एक शक संवत। कौन सा, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका अभी तक मुझको आंसर नहीं आया है कि जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पे आधारित है, शक संवत पे। किस पे है, तो अपन का जो राष्ट्रीय पंचांग है, भारत सरकार जो निकालती है, पंचांग निकालती है भाई। भारत सरकार क्या करती है, एक तो अंग्रेजी का निकाल दिया, देश हिंदुओं का है, तो यहाँ पे एक पंचांग भी निकालना पड़ता है उसको। कौन सा, शक संवत पे आधारित एक राष्ट्रीय पंचांग निकालती है। वो किस पे आधारित होता है अपन का, विक्रमी संवत नहीं करना है इसमें। क्या नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में अपन कोई कभी कारण बस कोई पूछ ले और अपन पे ये नहीं आए, तो अपन से ये पूछेगा क्या मेले त्योहार पढ़ के आ रहे हो। जब अपन को यही नहीं आ रहा है कि जो भारत सरकार है अपना एक पंचांग निकालती है हिंदी का, वो किस पे आधारित है, किस संवत पे आधारित है। ये कब प्रारंभ हुआ, 78 ईस्वी में। कब हुआ, ये कब प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया, एक कुषाण राजा थे कनिष्क। कनिष्क वो राजगद्दी पे बैठते हैं तो अपने नाम से ही एक क्या निकाल देते हैं, संवत निकाल देते हैं। और वो कौन सा होता है, कनिष्क ने, किसने इसको प्रारंभ किसने किया, कनिष्क। कनिष्क कौन था, कुषाण शासक। कब प्रारंभ हुआ ये। अब अपन को कोई ये पूछ ले कि कौन सा शक संवत चल रहा है, तो क्या करेंगे अपन, बताओ।
दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। मैंने क्या लिखा है, इस लाइन को पढ़ो। ये कब प्रारंभ हुआ? और अपन से पूछ ले कि कौन सा शक संवत चल रहा है, बताओ। कुछ नहीं करना है, अपन को एक चीज याद रखनी है, ईसवी सन चलता है 0 से 1 2 3, और आज कौन सा चल रहा है? मैंने पूर्व तो लिखाया नहीं है, अब मैंने लिखा दिया यहां पे ये 78। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा कि माइनस करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? माइनस। 2024 में से 78 माइनस करेंगे, बताओ किसकी गणित अच्छी है, कितना बचेगा? यही बचेगा ना भाई? गलत लिख दिया क्या? तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 78 साल उसमें माइनस करने पड़ेंगे अगर शक संवत निकालना है तो। कभी ये पूछ ले, क्योंकि अपन पे क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अपन को शक संवत चल रहा है 2081, विक्रम संवत चल रहा है, अपन सोचते हैं हो क्या रहा है, अपन तो 2024 में है, ये आगे पीछे क्यों हो रहे हैं? कारण बस यही है कि विक्रम संवत तो 57 वर्ष पूर्व हुआ था, और ये है 78 ईस्वी में, यानी कि ईस्वी सन के बाद प्रारंभ। किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। इस पे जो राष्ट्रीय पंचांग है अपन का, वो किस पे आधारित है? शक संवत पे। अब इसमें नव वर्ष कब आता है भाई? देखो सबको पता है कि ईस्वी सन में आता है, ये भी भूल गए क्या? 1 जनवरी को ईस्वी सन। ईस्वी सन को कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, एक बार लिख ही लो आप भैया। ईस्वी सन को कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। हिंदी कैलेंडर कौन सा है? विक्रमी संवत। और ये कौन सा है? शक संवत। इन तीनों को याद रखो, शक कैलेंडर, विक्रमी कैलेंडर और ईस्वी कैलेंडर। ईस्वी कैलेंडर में पहला साल, विक्रमी में चैत्र शुक्ल। इसमें भी क्या होता है, ये भी किस पे आधारित है? ये सूर्य पे आधारित है। और इसमें जो नववर्ष होता है वो कब होता है? चैत्र कृष्ण एकम। कब होता है? उसमें शुक्ल पक्ष में था, इसमें कब है? कृष्ण पक्ष में। इस पे क्या बनता है अपन का? राष्ट्रीय पंचांग। किस पे? शक संवत पे। ईस्वी सन लिखाना है कि नहीं लिखाना है? ईस्वी सन सब पे आता है कि नहीं आता है? भाई जनवरी फरवरी किस पे नहीं आते बताओ? सबको पता है 12 दिन कि वो भी लिखाने हैं मुझको। अच्छा क्यों हाथ खड़ा करवा रहा है उसका? उसको हाथ नहीं खड़ा करवाना है, सब पे आते हैं, मैं ये मानता हूं। अपन को क्या करना है? विक्रमी संवत पूरा हो गया, अब शक संवत हेडिंग डालो। इसमें लिखो यह संवत, हाँ, 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। नंबर 1 पॉइंट डालो, इसमें एक एक पॉइंट लिखना है अपन को, क्योंकि अपन को अब पेपर नहीं देने बीए वाले, अपन को क्या करना है? एग्जाम क्वालिफाई करनी है, और उसमें करना है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। कहीं वहां से लिखाने पड़ जाए कि इसकी व्याख्या करो, और कॉपियों को भर के आ रहे हैं और उसमें पास हो रहे हैं, वो नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट डालो, यह है सूर्य पे आधारित, यह सूर्य पे आधारित कैलेंडर है। यह सूर्य पे आधारित कैलेंडर है। तीसरा पॉइंट लिखो, शक संवत में नववर्ष, शक संवत में नववर्ष चैत्र कृष्ण एकम को आता है। लास्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, इसको कुषाण शासक, इसको कुषाण शासक राजा कनिष्क, कुषाण भैया
कुषाण शासक राजा कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय पंचांग वाली बात लिखा थी इसमें, नहीं लिखाई? एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, हमारा राष्ट्रीय पंचांग, हमारा राष्ट्रीय पंचांग इसी संवत पर आधारित है। कब कब अपनाया था इसको? 22 मार्च 1957। इस दिन जो भारत सरकार है उसने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया, मतलब अपनाया। कौन सा संवत? शक संवत। लिख लिया, आगे बढ़े। कभी तो आवाज आ जाती है, कभी चली जाती है। ये संवत अपन के क्लियर हो गए, कोई अपन को डाउट नहीं है, अपन आराम से अपन देख सकते हैं। सबसे पहला मैंने एक चीज बताई थी कि जो हिंदुओं के त्योहार वो किस संवत पे बनाए जाते हैं? विक्रमी संवत पे। किस पे? विक्रमी संवत पे। अब त्योहार पढ़ना प्रारंभ करें, तो त्योहार पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हिंदुओं का जो प्रथम त्योहार है वो कौन सा है। बताइए भाई। अपन त्योहार है, और ज्यादातर लोग तो मुझको ऐसा लगता है कि त्योहार मनाते भी हैं, छुट्टियों का आनंद लेते हैं। तो बताओ पहला त्योहार कौन सा है? भाई अलग अलग बोल रहे हो तो मैं वो हाथ तो खड़ी करवाऊं। तीज कौन कौन बोल रहा है? 1 2 3 4 5 और कोई नहीं? और कौन से त्योहार मना रहे हैं तो बताओ तो सही, कुछ तो होगा दिमाग में। और तुम कौन से बनाते हो? ये दीपावली बनाते हो? दीपावली वाले कितने? होली वाले कोई नहीं है? सुनो, जो तीज कह रहे हैं वो एकदम राइट है। क्या है? राइट। अपन का जो प्रथम त्योहार है हिंदुओं का वो कौन सा है? तीज। त्योहारों का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? तीज से। तीज कब बनाई जाती है? चैत्र में। अभी तीज गई है, श्रावण महीने में इतना तो होना चाहिए। आप जयपुर में रह रहे हो और जयपुर में तीज की सवारी भी निकलती है, और सवारी देखने तो सब जानते होंगे, तो ये तो पता ही होगा कि भैया ये तीज की सवारी कब निकलती है? श्रावण महीने में। अब श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष। भाई अब श्रावण में दो दो त्योहार बनते हैं। कृष्ण कौन कौन कह रहे हैं वो तो? शुक्ल, एकदम राइट। कब बनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। और जो अंतिम अंतिम त्योहार गणगौर। ये कब आता है? भाई गणगौर तो लड़कियां तो काफी खेलती हैं। लड़कियां नहीं खेलती गणगौर? वो दूल्हा दुल्हन बन के जाते हैं और पैसे दे दो और ये कर दो। बैसाख ये आता है चैत्र में। कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। एक अपन के राजस्थान में, इधर देखो इधर। अच्छा डिस्कस कर रहे हो क्या कब मनानी है? ये तो लड़कियों का, लड़कों का तो है भी नहीं त्योहार। गणगौर पे देखो, एक्चुअल में क्या है कि अपन के यहाँ पे कहा गया है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि तीज क्या करती है? त्योहारों को, बावड़ी ये पानी भरने वाली नहीं है ये।
कहीं ये कह दो सर ये तो तालाब में तीज जाती है उतर के और त्योहारों को भरती है और फिर वो लाती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी आदमी को क्या है कि शब्दों का अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ हो जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है, फिर अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ। बावड़ी का मतलब होता है बुलाना, वापस बुलाना, ठीक है। ये अपन की क्या है, अपन की राजस्थानी भाषा शेखावटी में कहते हैं वापस बुलाना। तो तीज क्या करती है, त्योहारों को बुलाती है यानी लेके आती है, और गणगौर क्या करती है, उनको लेके। तो तीज से क्या होते हैं, अपन के त्योहार प्रारंभ होते हैं और गणगौर पे क्या होते हैं, क्या होते हैं, एंड। तीज कब बनाई जाती है और गणगौर, तो लिख लो इसको। हिंदुओं का प्रथम त्योहार, हेडिंग लिखो, हिंदुओं का प्रथम त्योहार, आगे एरो लगाना और लिखना तीज। हिंदुओं का प्रथम त्योहार, और इस पे हेडिंग लगाओ, ऐसे लिखो तीज, फिर इस पे हेडिंग लगाओ, मनाई जाती कब, श्रावण शुक्ल तृतीया। हो गई, थैंक यू। इसको लिखा देता हूं, दूसरी लाइन में डालो, अंतिम त्योहार हिंदुओं का, हिंदुओं का अंतिम त्योहार गणगौर